सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 12th क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 10वां पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। जो टॉपिक आपका दे रखा है बायोरसायन, बायोकेमिस्ट्री या जैव रसायन। इस पार्ट पर आधारित आज का वीडियो लेक्चर सेकंड है। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपने देखा था कि बायोरसायन क्या होते हैं या बायोकेमिस्ट्री क्या होती है और इसमें कौन कौन से केमिकल कम्बाइन कर रखे होते हैं। तो अपन ने बेसिकली पढ़ा था कि जैव अणु जो जीव जंतुओं के लिए आवश्यक होते हैं उन सभी अणुओं को इस केंद्र में रखा गया है। जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सजीवों को प्रभावित करने में मुख्य भूमिका निभाने कार्य करते हैं। बेसिकली आप देखते हैं तो इसमें आपने देखा था प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, उसके बाद में आप देखते हैं वसा, कई प्रकार के खाद्य जैसे काफी पदार्थ इसमें सम्मिलित होते हैं। जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनको इफेक्टेड करते हैं, सजीवों के जीवन से प्रभावित करने में इनकी भूमिका रहती है, जिससे सजीवों का विकास, वृद्धि आदि प्रक्रिया इफेक्टेड होने की संभावना रहती है। तो कल आपने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट के बारे में और आज अपन पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। इसको प्रोटीन क्या होता है, किस प्रकार की इसकी क्या भूमिका होती है, एमिनो अम्ल क्या होते हैं और प्रोटीन के बेसिक क्या क्या कार्य होते हैं, काफी चीजों को अपन इसमें स्टडी करेंगे। तो कल आपने विस्तार रूप से स्टडी किया था किसको, कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, किनमें पाया जाता है, कितने प्रकार का होता है और अलग अलग कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या कार्य होते हैं। तो काफी चीजों को आपने डिस्कस करके बताया था। तो देखिए प्रोटीन के बारे में आप बेसिकली जानते हैं। प्रोटीन ज्यादातर सजीवों के लिए क्या आवश्यक बताई गई, क्या बताएगी, आवश्यक बताएगी, अनिवार्य। देखिए अब प्रोटीन से अपन परिचित भी है। जनरली प्रोटीन के बारे में अपन जानते भी कि प्रोटीन अपने शरीर में मान लो प्रोटीन की कमी होगी तो शरीर का विकास होना पॉसिबल है ही नहीं। तो अपन काफी चीजों के बारे में पता भी है। प्रोटीन युक्त दाल खानी चाहिए, प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ को ग्रहण करना चाहिए। क्यों करते हैं, क्योंकि प्रोटीन सभी जीवित कोशिका जितनी भी है उनके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट विशेष भूमिका निभाने कार्य करती है। देखिए प्रोटीन एमिनो अम्ल के उस अणुभार वाले जटिल जैव बहुलक के उदाहरण बताए गए। प्रोटीन क्या है, एमिनो अम्ल के उस अणुभार वाले जटिल जैव बहुलक बताए गए। ये सभी जीवित कोशिका में पाए जाते हैं, सभी जीवित कोशिका के लिए आवश्यक भी है और सभी में पाए जाते हैं। प्रोटीन शरीर की वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए अति आवश्यक है, अर्थात ये जीवन के यौगिक है। जीवन यापन करना है, आगे शरीर को चलाना है, आपका अस्तित्व बनाए रखना है, तो उसके लिए बॉडी को मेंटेन बनाए रखने के लिए प्रोटीन आवश्यक बताई गई। वृद्धि एवं अनुरक्षण, अनुरक्षण से आपका क्या तात्पर्य, आपकी बॉडी में एंटीबायोटिक जितने भी प्रकार के रोग होते हैं उनसे लड़ने के लिए एंटीबायोटिक ऑटोमेटिकली शरीर में तैयार हो जाती है। प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का कार्य प्रोटीन ही करती है। बेसिकली अपन देखते हैं प्रोटीन वनस्पति की तुलना में जंतुओं में अधिक मात्रा में पाई जाती है। वनस्पति के रूप में आप प्रोटीन के रूप में दाल वाला ग्रहण करते हो, जबकि जंतुओं में दूध में प्रोटीन पाई जाती है, मांस में प्रोटीन पाई जाती है, अंडों में प्रोटीन पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के चिकन में प्रोटीन पाई जाती है। तो आप देखते हैं तो जंतुओं में प्रोटीन वनस्पति की तुलना में अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। अलग अलग मछलियों में प्रोटीन की मात्रा होती है। तो काफी चीजों को आप जानते भी है और आपको पता भी है। बेसिकली आपको मेन टारगेट क्या है कि प्रोटीन के बारे में आपको कभी बार एग्जाम में पूछ ले संक्षेप टिप्पणी करो तो आप बता सकते हैं प्रोटीन के बारे में क्या क्या आपको मैटर रिप्रेजेंट करना। तो जो आपके सामने प्रदर्शित है उसी मैटर को आप कैसे करते हुए आगे एग्जाम के लिए प्रिफर कर सकते हैं। जितने भी जीवधारी होते हैं उनके बाल, नाखून, त्वचा, हीमोग्लोबिन, मांसपेशियां, एंजाइम, एंटीबॉडी व हार्मोन्स प्रोटीन के बने होते हैं। ज़्यादातर जितने भी प्रकार के जीवधारी देखते हैं उनके बाल है, त्वचा है, नाखून है, हीमोग्लोबिन है, मांसपेशियां हैं, एंजाइम है, एंटीबॉडी है, हार्मोन्स है, सारे सारे किससे बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, बताइए। बेसिकली आप जानते हैं कि प्रोटीन का संगठन के रूप में देखा जाए तो प्रोटीन
नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक बताए गए। क्या नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, अर्थात नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन मुख्य तत्व होते हैं तथा अन्य तत्वों में कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। फास्फोरस, आयोडीन और कुछ धातु जैसे लोहा, कॉपर, जिंक और मैग्नीज, ये धातु भी कुछ मात्रा में आपको देखने को मिलते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की मात्रा अलग अलग होती है। जब अपन बेसिकली प्रोटीन का जल अपघटन करते हैं, प्रोटीन का क्या करते हैं, जल अपघटन करते हैं, तब आपके क्या बनता है, प्रोटीन का जल अपघटन करने पर पेप्टाइड बनेगा। क्या बनेगा, पेप्टाइड। और पेप्टाइड को पुनः और जल अपघटित करेंगे तो एमिनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसको रिवर्सिबल प्रोसेस करेंगे तो आपके वापस क्या बचेगी, प्रोटीन प्राप्त हो जाती है। तो जनरली देखते हैं प्रोटीन उस अणुभार वाले एमिनो अम्ल के जैव बहुलक के उदाहरण बताए गए। दिमाग बात रहेगी। अब अपन देखते हैं कि एमिनो अम्ल होते क्या है, एमिनो अम्ल की क्या विशेषता होती है, उसको अपन देखेंगे। फिर बाद में प्रोटीन के क्या कार्य है, पेप्टाइड बंध क्या होते हैं, पेप्टाइड किस प्रकार से एग्जिस्ट करता है, काफी सुझाव उसमें अपन डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आपके सामने रिप्रेजेंटेशन था प्रोटीन। प्रोटीन की सामान्य थ्योरी क्या बनेगी, तो आप याद रखना प्रोटीन एमिनो अम्ल के कुछ अणुभार वाले जटिल जैव बहुलक हैं। ये सभी जीवित कोशिका में पाए जाते हैं। प्रोटीन शरीर की वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए अति आवश्यक है, अर्थात ये जीवन के यौगिक कहलाते हैं। वनस्पति की तुलना में जंतुओं में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। जीवधारियों में बाल, त्वचा, नाखून, हीमोग्लोबिन, मांसपेशियां, एंजाइम, एंटीबॉडी व हार्मोन्स प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन का बेसिकली आपको संगठन की बात करें तो प्रोटीन मुख्यतः नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक बताया गया है, अर्थात नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मुख्य तत्व पाए जाते हैं। और इसके अतिरिक्त कुछ मात्रा में देखें फास्फोरस और आयोडीन भी पाई जाती है और धातु के रूप में आयरन, कॉपर और उसके बाद जिंक और मैग्नीज, ये भी तत्व देखने को मिलते हैं। प्रोटीन का जल अपघटन करने पर पेप्टाइड बंध बनता है, पेप्टाइड यौगिक जनरेट होता है और पेप्टाइड वापस जल अपघटित होकर एमिनो अम्ल जनरेट करते हैं। तो ये बेसिकली सामान्य थ्योरी दे रखी है। अब अपन पहले एमिनो अम्ल को स्टडी करेंगे और फिर बाद में एमिनो अम्ल की क्या क्या विशेषता होती है और एमिनो अम्ल क्यों आवश्यक है, आवश्यक एमिनो अम्ल कौन कौन से हैं, और फिर बाद में पेप्टाइड एवं प्रोटीन से रिलेटेड मैटर और लास्ट में आएगा प्रोटीन के जैविक महत्व। 3 पार्ट्स में ये प्रोटीन पर टॉपिक आपके आधारित है। तो देखिए जो आपके सामने मैटर ऑफ डेन है उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया होगा स्क्रीनशॉट, देखिए आगे देखिए एमिनो अम्ल की परिभाषा क्या हो जाएगी। एमिनो अम्ल ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें एक ही अणु में एमिनो तथा कार्बोक्सिलिक दोनों समूह उपस्थित होते हैं। जैसे ये है तो इसको क्या बोलेंगे अपन, एमिन, कोई भी एमिन हो सकता है। और ये वाला ग्रुप है तो इसको बोलेंगे अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये एमिन है और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। परंतु जब एमिनो अम्ल की कंडीशन जनरेट होगी तो ये आपस में दोनों क्रिया करके क्या बना देते हैं, एक विशेष प्रकार का यौगिक जनरेट कर लेते हैं जिसमें एमिन तथा एमिनो, एमिन तथा कार्बोक्सिलिक दोनों समूह एक ही समूह में उपस्थित होते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु में एक ही अणु में एमिनो तथा कार्बोक्सिलिक दोनों समूह उपस्थित हो, दोनों समूह पाए जाते हैं, एमिनो अम्ल कहलाते हैं। बात रहेगी एमिनो अम्ल मतलब ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसमें एक ही अणु में एमिनो तथा कार्बोक्सिलिक दोनों समूह पाए जाते हैं। दो क्रियात्मक समूह एक ही अणु पर कार्य करते हैं तब आपके एमिनो अम्ल का निर्माण होता है। एमिनो अम्ल बेसिकली प्रोटीन के जलीय अपघटन की प्रक्रिया के दौरान बनते हैं। आप ये बात जानते भी। अब एमिनो अम्ल का नामकरण का प्रोसेस आपको कभी बार पूछा जाता है कि एमिनो अम्ल का नामकरण किस प्रोसेस के अकॉर्डिंग किया गया है। तो एमिनो अम्ल का नामकरण का प्रोसेस रूट पद्धति के आधार पर किया गया। रूट पद्धति जो स्रोत, गुण जैसी प्रॉपर्टी उसको देखने को मिलते हैं। रूट पद्धति मतलब पुराने सबसे पुराने पद्धति बताई गई। आगे देखते हैं आप
कि एमिनो अम्ल अलग अलग रूट पद्धति में आप किसने खोजा है, किस क्या स्रोत रहे, किस प्रकार से, तो काफी चीजों को ध्यान में रखते हुए रूट पद्धति के आधार पर एमिनो अम्ल का नामकरण किया गया है। तो इसमें जैसे जहां से भी प्राप्त हुए उसके अकॉर्डिंग उसमें वर्ड जोड़ दिए गए। एमिनो अम्ल को सामान्यतः संक्षेप में रिप्रेजेंटेशन या संकेत दर्शाने के लिए या तो 3 अक्षर के संकेत का यूज करते हैं या 1 अक्षर के संकेत द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। बात दिमाग में रहेगी। जैसे ग्लाइसिन, एलिनिन, सीरीन, थ्रियोन, वेलिन, ल्यूसीन, आयोल्यूसीन, एस्पार्टिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल, ग्लूटामिन, एस्प्रिजिन, आर्सेनिन, लाइसिन, सिस्टीन, मिथाइनोन, फेनिलएनिलीन, उसके बाद ट्राइओट्रिन, ट्राइफेन, हिस्टीडीन और प्रोलिन। ये अलग अलग प्रकार के 20 प्रकार के एमिनो अम्ल लेटेस्ट में अंदर खोज में आ चुके हैं और उनका उपयोग भी होता रहता है। 20 एमिनो अम्ल आपको दे रखे और उसका संकेत क्या होगा? ग्लाइसिन के लिए GLY और शॉर्ट सिंबल हो जाएगा G, उसका एलिनिन के लिए ALA शॉर्ट सिंबल हो जाएगा। सभी के लिए कैपिटल लेटर में आपके दर्शा थे A, TA, उसके अकॉर्डिंग अपन पता लगा देंगे एमिनो अम्ल उस कंडीशन का है। आगे आप देखते हैं कि कुछ 20 में से कुछ ऐसे एमिनो अम्ल होते हैं जो अत्यंत आवश्यक होते हैं, जो सभी जीवों के लिए क्या बताया गया अत्यंत आवश्यक, अति आवश्यक या अन्य वाले एमिनो अम्ल कौन से? कुल मिला के 20 एमिनो अम्ल अभी तक लेटेस्ट में ज्ञात हो चुके हैं, जो विभिन्न प्रकार के संयुक्त तथा अलग अलग प्रकार के जीवों में पाए जाते हैं। परंतु बेसिकली देखा गया कि इसमें से आवश्यक एमिनो अम्ल कितने पाए गए? 10 एमिनो अम्ल ऐसे हैं जो सभी सजीवों के लिए अति आवश्यक बताए गए। आप जानते हैं एमिनो अम्ल से शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए कई हजार किस्म की प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इन प्रोटीन अणुओं में पाए जाने वाले एमिनो अम्ल का संश्लेषण समस्त पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं द्वारा होता रहता है। आप जानते हैं कि उस जाति के कुछ जंतु या मनुष्य में 10 ऐसे एमिनो अम्ल का संश्लेषण नहीं हो पाने के कारण भोजन को बाहर से लेना पड़ता है। इन 10 एमिनो अम्ल को आवश्यक 10 एमिनो अम्ल कहते हैं। काफी एमिनो अम्ल होते हैं जो अपने बॉडी में अपने आप क्रेडिट होते रहते हैं, परंतु 10 ऐसे आवश्यक एमिनो अम्ल हैं जिसको अपन बाहर से ग्रहण करने पड़ते हैं, जिनकी कमी से कई प्रकार के रोग होने की संभावना रहती है, तो उनको बाहर से ग्रहण करना अति आवश्यक बताया गया है। तो इन आवश्यक अम्लों की कमी से कई प्रकार के रोग तथा विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है और शरीर में प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाएगी? धीरे धीरे डिक्रीज होने की संभावना भी बनी रहती है। तो आवश्यक एमिनो अम्ल कौन से? शॉर्ट में आपके लिख रखा है टीवी मिल्क पथ। शॉर्ट में क्या दर्शा रखा है? शॉर्ट में मैंने बता रखा है टीवी मिल्क पथ, और इसको आप पूरे मेट्रो को आपके सामने चार्ट बना रखा है, उसको आप याद रखना। इसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं टीवी मिल्क पथ के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? टी फॉर टी किसका संकेत था? टी देखिए थ्रियम का, किसका? थ्रियम। उसके बाद में आगे देखते हैं वी फॉर वेलिन, ये भी आवश्यक एमिनो अम्ल है। एम फॉर मिथाइनोन, तो ये एम संकेत मिथाइनोन। एल लाइसिन्स, ल्यूसिन्स, और के हो जाएगा लाइसिन, और उसके बाद में पी हो जाएगा फेनिलिन। ए एस्पार्टिक, किसका? एलिनिन, और TH हो जाएगा आपके, वापस उसमें देखोगे एक TH जो उसके अकॉर्डिंग आपके अलग अलग तत्वों के संकेत देखने को मिलते हैं। तो उसको अपन जानते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट अपने शरीर में आवश्यक बताए गए और किसकी क्या विशेषता होती है, उसके अकॉर्डिंग अपन बता सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के तत्व अलग अलग प्रकार की भूमिका निभाते रहते हैं। आगे देखते हैं दूध में एक विशेष प्रोटीन पाई जाती है, वो कैसिन की वजह से बच्चों का विकास एवं वृद्धि होती रहती है और उसमें प्रतिरोधक क्षमता ह्यूमन
प्रतिरोधक क्षमता जनरेट होने की संभावना रहती है कैल्शियम की वजह से। ध्यान देने की बात आगे देखते हैं। नॉर्मली अब ध्यान ये रहना आपको आवश्यक ध्यान देने की बात है कि एमिनो अम्ल में कौन कौन से पार्टिकल दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आवश्यक एमिनो अम्ल कौन कौन से, कई बार आपको एग्जाम में पूछते हैं, आपको ऑप्शन दे देते हैं इसमें कौन सा आवश्यक एमिनो अम्ल नहीं है, तो वहाँ पे टीवी मिल्क पथ के अकॉर्डिंग आप पता लगा सकते हैं। दिमाग बात रहेगी। आगे देखते हैं कि एमिनो अम्ल तथा प्रोटीन के मध्य आपके पेप्टाइड बंध बनता है। वो पेप्टाइड बंध किस प्रकार से बनता है, प्रोटीन में किस प्रकार से एग्जिस्ट होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पॉलीपेप्टाइड एवं प्रोटीन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। तो इनमें क्या होता है, डाई का मतलब दो एमिनो अम्ल के मध्य बनने वाला बंध, 3, 4 जितने एमिनो अम्ल जुड़ेंगे अणु उसके अकॉर्डिंग उसका नाम डाई, ट्राई, पेंटा, वेंटा ये आपके नाम का दे रखा है। देखिए तो जो मैटर आपके सामने अध्ययन करवा रखा है उसका एक बार पुनः स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में हटा के आगे अपना चैप्टर आपके आ रहा है पॉलीपेप्टाइड एवं प्रोटीन की स्टडी, और लास्ट में आपके आएगा टॉपिक प्रोटीन के जैविक महत्व। पर डे का एक बायोमोलिकुल्स को आपको पढ़ाते रहेंगे ताकि आपके एक मोलिकुल के अकॉर्डिंग आप मैटर को अध्ययन करके व्यवस्थित समझ सकते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो आपको दे रखा है उसको आराम से देखें, विधि को समझें और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये टेबल इंपॉर्टेंट है, और टेबल को आप किसी भी प्रकार से याद करके उस टेबल को याद करना नेसेसरी बताए गए, और अति आवश्यक बताए रखे एमिनो अम्ल उसको व्यवस्थित रूप से मैंने भी शॉर्ट संकेत के रूप में आपके सामने पेश कर रखे हैं, और फुल फॉर्म के रूप में आप देखोगे तो आवश्यक एमिनो अम्ल कौन से होंगे। टी का मतलब ट्राइफेन, वैलिडिन, मिथाइलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन और लाइसिन, फेनिलएनिलीन, आर्सेजिन, थ्रियोन और हिस्टिडीन, ये आवश्यक एमिनो अम्ल बताए गए हैं। बात दिमाग में रहेगी। तो देखिए जो चीज़ आपको अध्ययन करवा रखे हैं उसको व्यवस्थित पढ़ें और समझते रहें, और आगे अपना मैटर तैयार कर रखें ताकि किसी प्रकार का कंफ्यूजन डाउट हो तो आप डायरेक्ट इंडायरेक्ट पूछ सकते हैं। देखिए टॉपिक इतना है, आगे पेप्टाइड का प्रोटीन के बारे में हो गया होगा स्क्रीनशॉट। देखिए बेसिकली आप देखते हैं पेप्टाइड बंध का मतलब क्या होता है, पेप्टाइड बंध कौन सा बंध बनता है उसके बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ये भी आपको ध्यान रहे कि पेप्टाइड बंध के एक सिरे पर मुक्त कार्बोक्सिलिक समूह होता है और दूसरे सिरे पर एमिनो अम्ल उपस्थित होता है। कौन सा, एमिनो अम्ल, और पुनः एमिनो अम्ल से क्रिया करते हैं तो पुनः पेप्टाइड बंध की श्रृंखला क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है, और इस प्रकार से पॉलीपेप्टाइड बंध जनरेट करते हैं। देखिए पेप्टाइड बंध को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, ऐसा बंध जो कार्बोनिल समूह, ये कार्बोनिल समूह, जब कार्बोनिल समूह का एक बॉन्ड या एक वैलेंसी एमिनो समूह द्वारा पूर्ति होती हो, ये एमिन समूह द्वारा आपूर्ति होती हो, और कार्बन और नाइट्रोजन के मध्य बनने वाला ये वाला बंध क्या कहलाएगा, आपके पेप्टाइड बंध। कौन सा बंध होगा, पेप्टाइड बंध। दिमाग बात रहेगी, कार्बोनिल समूह व एमिनो समूह, कार्बन व नाइट्रोजन के मध्य जो बंध बनता है वो होता है आपके पेप्टाइड बंध। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट ये कि आपके साइनिन वाले में कार्बन और नाइट्रोजन के मध्य बंध बनता है और पेप्टाइड बंध हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। स्पेशल कंडीशन ये होनी चाहिए कार्बोनिल समूह और एमिनो समूह, कार्बोनिल समूह का कार्बन और एमिनो समूह का नाइट्रोजन, और उन दोनों के मध्य जो बंध पाया जाता है वो आपके पेप्टाइड बंध होता है। पेप्टाइड बंध के दोनों सिरों को देखें तो एक साइड में एमिनो समूह होता है और दूसरे समूह में क्या होता है, कार्बोक्सिल समूह उपस्थित होता है। पुनः आप उसमें क्रिया करके पेप्टाइड बंध की श्रृंखला बढ़ा सकते हैं। देखिए डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, ये आपके अलग अलग कैटेगरी के बॉन्ड दे रखे हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये क्या होते हैं,
डाई का मतलब 2 एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं, कितने 2 एमिनो अम्ल, ट्राई का मतलब 3 एमिनो अम्ल, टेट्रा का मतलब 4 और पॉली का मतलब 4 से अधिक कितने भी हो सकते हैं। देखिए जुड़ने का प्रोसेस क्या होगा कि ये एक एमिनो अम्ल था, एमिनो अम्ल की आपको विशेषता पता है कि एमिनो अम्ल के एक ही अणु पर एमिनो समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह दोनों उपस्थित होते हैं। तो देखिए ये हो गया एमिनो समूह, इसको ऐसे मैंने लिख रखा है NH2 ये आपने एमिनो अम्ल का एक अणु। अब इसको मैंने खोल के लिखा है, नाइट्रोजन पे दोनों हाइड्रोजन लगा रखे हैं, कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगा रखे हैं और कार्बन समूह इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया है और CH पुनः उसको भी वैसे अब दोनों एमिनो अम्ल आपस में क्रिया करेंगे तो इस कार्बोक्सिलिक अम्ल से OH तथा एमिनो समूह से हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके जल का अणु क्या करते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं, जल का अणु बाहर निकल जाते हैं और ये आपस में अणु बंध बनाते हैं, ये कहलाएगा आपका पॉलीपेप्टाइड बंध। अब जब पॉलीपेप्टाइड बंध निर्माण करने के लिए एक पेप्टाइड काम आता है, 2 पेप्टाइड काम आते हैं तो हो जाएगा डाई, 3 आएंगे ट्राई, 4 आएंगे टेट्रा, तो उस प्रकार से श्रृंखला आगे से आगे बढ़ती रहती है और पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। देखिए उसको भी मैं बता दूं, जैसे ये आपने डाई का बनाते हैं 2 एमिनो अम्ल को आपस में क्रिया करके ये बॉन्ड बनाते हैं। अब आपको बनाना है ट्राई का या टेट्रा का या पॉली का, तो उसको किस प्रकार से अपन दर्शाते हैं उसको आप देखिए। नॉर्मल समय थोड़ा सा मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और आप देखना आगे पॉली का मैं जैसे आपको बना के बता देता हूँ या डाई का। देखिए जैसे NH2 CH2 CH2 एक अणु NH2 CH2 प्लस NH2 CH2, कितने भी अणु बढ़ाओ उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। अब आपको ये ध्यान रखना जितने यहाँ पे एमिनो अम्ल ले रहे हो उसके आधार पे जल के रूप में बाहर निकालने रहे। मान लो 2 एमिनो अम्ल ले रखा है, 3 ले रखा है, कितना ले रखा है उसके अनुसार आप जल के रूप बाहर निकालना। देखिए अब ये आपस में यहाँ का OH तथा यहाँ से हाइड्रोजन एक तो ये अणु बाहर निकल जाएगा, तो इस प्रकार से बन जाता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन, पुनः CH2 CH2 और हाइड्रोजन यहाँ से निकला, पुनः वापिस यहाँ से OH और इसका हाइड्रोजन, इसमें से भी एक हाइड्रोजन दिया है। फिर आगे और अणु जोड़ोगे तो जितने अणु जोड़ते जाओगे तो वैसे वैसे बॉन्ड टूटता जाएगा और उसके आगे से आगे बॉन्ड बनता रहता है। तो ये सारे बॉन्ड क्या है, ये बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड है और एक से अधिक पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती जाएगी तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कहलाते हैं। दिमाग बात रहेगी बेसिकली नॉर्मल सा प्रोसेस आपको ध्यान में रखते हुए समझना है। जितने आपने अणु ले रखे उसके जितने एमिनो अम्ल ले रखे उससे एक संख्या कम करके जल के अणु बाहर निकाल देना। जैसे यहाँ पे 3 एमिनो अम्ल ले रखे थे तो जल के अणु कितने बाहर निकलेंगे, 2 जल के अणु बाहर निकलेंगे और यहाँ पे 2 एमिनो अम्ल थे तो 1 जल का अणु बाहर निकलता है। तो जैसे एमिनो अम्ल जितने अणुओं की संख्या अधिक होगी उससे एक कम जल का अणु क्या होता है, रिड्यूस होता रहता है। दिमाग बात रहेगी। आगे देखिए प्रोटीन की क्या उपयोगिता रहती है उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर बाद में आगे देखें। देखिए प्रोटीन के जैविक महत्व क्या क्या बता रखे हैं उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली अपन देखते हैं प्रोटीन जीवन का ही एक यौगिक है। जीवन जीने के लिए आवश्यक है तो उसके अतिरिक्त तो पूरी बात होगी। हर स्थान पे ऐसे किसी भी जीव की कल्पना करना पॉसिबल नहीं जहाँ पर प्रोटीन की उपयोगिता नहीं रहती। प्रोटीन हर क्षेत्र में आवश्यक बताया गया है। कोशिका के संरचनात्मक में अवयव के रूप में मुख्य भूमिका प्रोटीन निभाता है। कोशिका की जितनी भी प्रकार की क्रियात्मक तथा संरचनात्मक विकास वृद्धि करनी है तो उसमें प्रोटीन की आवश्यकता आवश्यक होती है।
उसके बाद में एंजाइम के रूप में प्रोटीन पाया जाता है। जितने भी प्रकार के एंजाइम जैव उत्प्रेरक की भूमिका निभाने वाले कारक होते हैं उनका निर्माण भी प्रोटीन के द्वारा होता है। हार्मोन्स के रूप में प्रोटीन पाई जाती है। ऑक्सीजन वाहक के रूप में हीमोग्लोबिन में प्रोटीन पाई जाती है। शरीर की सुरक्षा रोग प्रतिरोधक क्षमता जनरेट करने के लिए प्रोटीन की विशेष भूमिका रहती है। और शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत कार्य करने में प्रोटीन डायरेक्ट इनडायरेक्ट काम में आती रहती है। तो ये मुख्य बिंदु को मैंने रिप्रेजेंट करके आपके सामने पेश किया। इसके बारे में आप लैंग्वेजिकल मैटर बहुत सारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, परंतु मुख्य बिंदु को आप पेश करके बता सकते हैं प्रोटीन की क्या क्या भूमिका रहती है। और कभी कभार आपको कंपटीशन एग्जाम में भी पूछते हैं कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, बाल और नाखून में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है और मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, उसके बारे में भी आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो दूध में कैल्शियम प्रोटीन पाई जाती है, बाल और नाखून में केराटिन तथा मांसपेशियों में मायोसिन नामक की प्रोटीन पाई जाती है। तो ये था प्रोटीन पर आधारित आपका टॉपिक। व्यवस्थित समझे, जो भी बिंदु आपको कंफ्यूजन डाउट हो तो उसका व्यवस्थित रूप से आकलन करते हुए उसका मैटर को रिवाइज करवाएं और कंफ्यूजन हो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बता कर उस चीज़ का सोल्यूशन करें। पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखें। किसी प्रकार की समस्या हो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछते रहें। इंपॉर्टेंट बात यह गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो नए आपको मिलता रहेगा, ताकि पढ़ाई आपकी कंटिन्यू बनी रहे, घर पे रहे, सुरक्षित अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।